देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं जो थी। कल हमने आपको बताया जोड़, घटा, गुणा और भाग जो 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। उसके बाद हमने आपको विभाज्यता का नियम बताया। विभाज्यता के नियम में हमने आपको बताया कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। उसमें हमने बताया कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी होगा इकाई के स्थान पर, वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्यता के नियम में हमने बताया अंकों का योग करिए, और अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या जो दी गई वो भी 3 से विभाजित होगी। फिर हमने 4 से आपको बताया, 4 में हमने आपको बताया इकाई और दहाई के स्थान पे अगर 0 हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी, और यदि इकाई और दहाई के स्थान पे कोई अंक है तो उन दोनों अंकों को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए इकाई के स्थान पे 4 है और दहाई के स्थान पे 6 है, तो इन दोनों अंकों को लेके आप जो संख्या बन रही है 64, इसको आप 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 2 बच गया 24, 4 छक 24। अगर इकाई और दहाई का अंक लेने पर जो संख्या बनती हो 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। फिर हमने आपको 5 से बताया, अगर इकाई का अंक 0 या 5 है, इकाई अंक यदि 0 या 5 है तो दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाजन का नियम हमने आपको बताया 2 गुणे 3, मतलब अगर दी गई संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, इकाई के अंक के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से होगा कोई अंक तो 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या विभाजित होगी। तो यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो 6 से विभाजित होगी। फिर हमने आपको बताया 7 से विभाज्यता का नियम। सात से विभाज्यता का नियम हमने आपको बताया एक उदाहरण द्वारा कि एक मान लीजिए संख्या ले लेते हैं, इसमें हमने आपको बताया कि इकाई का अंक ले लीजिए, उसमें 2 का गुणा करिए, जो गुणनफल आता है उसको इकाई के अंक को छोड़कर बाकी संख्या में से घटा दीजिए। पुनः वही प्रक्रिया, इकाई का अंक लिए 2 से गुणा करिए, जो गुणनफल आता है शेष में से घटा दीजिए। पुनः वही प्रक्रिया, इकाई के अंक में 2 से गुणा करिए, जो आता है इकाई को छोड़कर शेष में से घटा दीजिए। पुनः वही प्रक्रिया, इकाई के अंक में 2 का गुणा करिए, जितना आता है गुणनफल उसको इकाई का अंक छोड़ के घटा दीजिए। इस तरह से अगर शेष 0 बचता है, पुनः देखिए बच्चों 7 से विभाज्यता का नियम। कुछ हमको लगता है गलत हो गया। देखिए क्या नियम है इसका, जो भी इकाई का अंक है उसमें आप 2 का गुणा कीजिए। इकाई का अंक 2 है, 2 का हमने गुणा किया, हो गया 4। अब इकाई के अंक को छोड़कर जो शेष बचा है उसमें से इस गुणनफल को आप घटा लीजिए। पुनः जो इकाई का अंक बचा है उसमें 2 का गुणा कीजिए, और जो गुणनफल आता है उसको इकाई के अंक को छोड़कर शेष में से घटा दीजिए। पुनः वही प्रक्रिया, इकाई का जो अंक है उसमें 2 से गुणा करिए, जो गुणनफल आता है शेष बची संख्या में से घटा दीजिए। पुनः वही प्रक्रिया, इकाई के अंक में 2 का गुणा करिए, जो गुणनफल आता है शेष बची संख्या में से घटा दीजिए। अब देखिए
यदि लास्ट में आपको जो बचता है यदि वो या तो 7 का गुणज होगा या शून्य होगा तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं 21 बचा है, 7 त्रिक 21, 7 का गुणज है, मतलब ये दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। या और प्रोसेस आप कर सकते हैं, पुनः इकाई के अंक में 2 का गुणा करिए, जो आता है उसको शेष बची संख्या में से घटा दीजिए 0। तो देखिए दोनों नियम फॉलो होते हैं, या तो 7 का गुणज बचेगा और या शून्य बचेगा, तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। 7 से विभाजितता का एक और नियम है बच्चों, यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार होती है संख्या बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए दी गई संख्या में अंक 5 की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, इसलिए ये 7 से विभाजित होगी पूरी पूरी। इसी तरह से 1 की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, ये भी 7 से पूरी पूरी विभाजित। किसी भी संख्या में यदि एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है तो दी गई संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 6 बार ही नहीं, फिर उसके बाद 6 का गुणज 12 बार या फिर 18 बार। तो इस तरह से 7 से विभाजितता का ये नियम है कि अगर दी गई संख्या में एक ही अंक की 6 अंक की संख्या है और उसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है तो दी गई संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब आपको बताएंगे 8 से विभाज्यता का नियम। इसमें आपको देखना है इकाई, दहाई और सैकड़े, इनके स्थान पे यदि शून्य है तो दी गई संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 0 और सैकड़े का अंक 0 है, इसलिए दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। किसी भी दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक तीनों की जगह पे 0 है तो दी गई संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। दूसरी कंडीशन में ये है कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पे 0 ना हो तो आप इकाई, दहाई और सैकड़ा ये तीनों अंक आप ले लेंगे और तीनों अंक को आप 4 से भाग देंगे, 8 से विभाजितता का नियम है। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक से जो संख्या बन रही है उसमें 8 से आप भाग देंगे, 8 पंचे 40, 8 बच गया आपका, 8 एकम 8, पूरी पूरी कट गई। यानी अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़े के अंकों से बनी संख्या 8 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या चाहे कितने भी अंकों की होगी वो भी 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। केवल आपको इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से चेक कर लेना है। फिर देखिए आपको आता है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम बच्चों 3 से विभाज्यता के नियम की तरह है। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अंकों का योग हम करेंगे 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18। अब हम देखेंगे कि दी गई संख्या में अंकों का जो योग है ये 9 का गुणज है, यानी 9 से पूरा पूरा
विभाजित हो रहा है, इसलिए दी गई संख्या भी पूरी पूरी 9 से विभाजित होगी। यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। दस से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम, इसके लिए शर्त है कि इकाई के स्थान पर इकाई का अंक शून्य हो। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक शून्य है, चाहे जो संख्या हो, पूछता अगर ये दी गई संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी कि नहीं, तो होगी। यदि इकाई का अंक शून्य है तो दी गई संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जब आपको सवाल लगवाए जाएंगे, विगत कई वर्षों से जो परीक्षा में नवोदय की प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको इनका उपयोग वहाँ पे लगेगा, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम ये है बच्चों कि विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थान पर जो संख्या है उनके अंकों का योग, और सम स्थानों पर अंकों का योग। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। अगर इन दोनों योगों को घटा देने पर दोनों का जो अंतर आएगा, विषम स्थानों पर जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग और सम स्थानों पर जो संख्याएं दी गई हैं उनका योग, इन दोनों का अगर अंतर निकाला जाए और अंतर यदि शून्य हो या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज मतलब 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, इस तरह से हो, और या शून्य हो, तो दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे देखिए, अगर आपको पूछता है दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी कि नहीं, तो आप देखेंगे विषम स्थानों पर 1 पर और 3 पर आने वाले अंकों का योग हो गया 5। सम स्थान पर केवल एक संख्या है तो इसके अंकों का योग भी हो गया आपका 5। दोनों का अंतर निकाले, 5 ऋण 5 बराबर 0, यानी दी गई संख्या 9 से पूरी 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। इसमें देखेंगे विषम स्थानों पर आने वाले संख्या जो है उनके अंकों का योग 1, 3, 5, इनका योग करेंगे तो 2 + 1 + 8, 8 2 10 1 11। सम स्थानों पर आने वाले जो अंक हैं उनका योग 4 + 3 + 4, तो 4 3 7 4 11। विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 11, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग 11, दोनों का अंतर 11 ऋण 11 बराबर 0। हमने बताया यदि विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग निकालने के बाद दोनों को घटा दें, मतलब उनका अंतर, विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर अगर 0 है या 11 का गुणज है तो दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। 11 से विभाज्यता का एक और नियम है। 11 से विभाज्यता का दूसरा नियम है, यदि किसी अंक की संख्या बनाने में यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति सम बार हुई है, जैसे मान लीजिए 5 को लेकर बनाया जाए संख्या 55 सम बार, या मान लीजिए ये संख्या बनाने में 7 की पुनरावृत्ति सम बार यानी 4 बार हुई है, इस संख्या को बनाने में 6 की पुनरावृत्ति 2 बार यानी सम बार हुई है। इसी तरह से
इस संख्या को बनाने में 1 की पुनरावृत्ति 6 बार यानी सम बार हुई है। अर्थात जब किसी संख्या को बनाने में किसी एक अंक की पुनरावृत्ति सम बार हुई हो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, तो इस तरह की दी गई संख्या भी 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अर्थात अगर आपको दे दे, पूछ ले कि बताइए दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं, तो आप देखेंगे अंक 8 की संख्या को बनाने में 8 की पुनरावृत्ति सम बार यानी 4 बार हुई है, तो इसलिए दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगर आपको पूछ ले दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी कि नहीं, तो आप देख रहे हैं अंक 3 की पुनरावृत्ति संख्या को बनाने में विषम बार हुई है, तो ये 11 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। अगर पूछा जाए दी गई संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 की पुनरावृत्ति जो है संख्या बनाने में अंक 9 की पुनरावृत्ति 8 बार हुई है, जो सम है, मतलब सम बार 9 की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये था बच्चों 11 से विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता के नियम के बाद हम आपको बताएंगे एक नई चीज़ जो कक्षा 5 के बच्चों को शायद नहीं लग सकती है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। देखिए, किसी भी जो संख्याएं दी गई हैं उनके गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक बताना। जैसे मान लीजिए आपको दे देता है 15 गुणे 13 गुणे 24 गुणे 16 गुणे 5। कहता है इस गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा, हमको इकाई का अंक केवल बताइए, गुणनफल नहीं बताना है। जो भी गुणा करने पे इनके गुणनफल आएगा उसके इकाई का अंक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इकाई में इकाई का 5 लेंगे इकाई, इधर 3 पांतियाँ 15, 15 में इकाई का अंक 5 हुआ। अब दूसरे इकाई में करेंगे 5 चौक 20, इकाई का अंक 0 हुआ, 0 में 6 का करेंगे 0। और जब भी गुणनफल में 0 आ गया इकाई का अंक, तो जितना भी गुणनफल का इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। दूसरे उदाहरण द्वारा देखिए, कहता है इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक पूछता है तो हम केवल इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। इकाई का अंक 8, यहाँ 4, 8 चौक 32, और गुणनफल का भी केवल इकाई का अंक लेंगे 2, 2 में 9 का करेंगे 9 दूनी 18, तो गुणनफल के इकाई का अंक हो गया 8। कहता है इस गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात बताइए क्या होगा गुणा करने पर। तो हम बताए हैं आपको इकाई के गुणनफल के इकाई का अंक पता करने के लिए केवल आपको इकाई के अंकों का गुणा करना है। तो यहाँ इकाई का अंक 7, यहाँ 8, 7 में 8 का गुणा किए 7 8 56, यहाँ से इकाई का अंक लेंगे। तीसरे वाले में क्षेत्रिक, इसमें करेंगे गुणा, तो क्षेत्रिक 18, इकाई का अंक 8, इसमें करेंगे 9 में 8 9 72, इकाई का अंक 2। तो इस तरह से आप किसी भी गुणनफल में इकाई का अंक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई संख्या आपको इस तरह से दे देता है, अगर दी गई किसी भी संख्या जिनका गुणनफल करना है, इनमें किसी भी का संख्या का इकाई का अंक अगर 0 है तो गुणनफल का इकाई का अंक 0 होगा। दूसरी चीज हमने आपको संख्या पद्धति में बताया था पूर्णांक निगेटिव संख्याएं, जीरो और पॉजिटिव संख्याएं, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं, ये जो पूरा समूह होता है इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं।
ये जो आपका बनता है मतलब जहां आपकी सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित शामिल हो तो इसको पूर्णांक कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात, मान लीजिए एक ऋणात्मक संख्या है 5, अगर इसकी घात सम संख्या है तो इसका जो भी मान आएगा सरल करने पर वो धनात्मक आएगा। इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक। अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है, सम संख्या मतलब सम धन संख्या, विषम संख्या मतलब विषम धन संख्या, पॉजिटिव नंबर की बात करना है, तो इसका मान ऋणात्मक आएगा। उदाहरण द्वारा देख लीजिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऋण 5 है, इसकी घात अगर 2 है तो अब देखिए इसकी घात 2 है मतलब ये सम संख्या है 2 ना, तो इस ऋण 5 की घातें 2 मतलब ऋण 5 गुणे ऋण 5, इसी का 2 बार गुणा। घात 2 का मतलब 2 बार गुणा, घात 3 मतलब 3 बार गुणा। किसी संख्या पे जितनी घात रहती है उसका उतनी बार गुणा। जैसे मान लीजिए 7 की घातें 5 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, जितनी घात है उस संख्या का उतनी बार गुणा। अब देखिए यहाँ से इनका गुणनफल हो गया 5 25, अब इसका मान -25 आएगा कि +25, ये हमको जानना है। तो देखिए हमने बताया ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या और ऋणात्मक संख्या है 5, ऋण 5 है, इसकी घात सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक यानी धन 25 आएगा। लेकिन इसी की जगह अगर ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है यानी इसका मान आपका हो जाएगा ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5। अब इनका आप गुणा करेंगे 5 25 25 पंचे 125, लेकिन आपको सूत्र में बताया गया है अगर ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है तो इसका मान ऋणात्मक यानी ऋण 125 आएगा। तो बच्चों भी जब ये सवाल आएगा मतलब जब हम आपको विगत वर्षों के सवाल हल कराएंगे तो उनमें आपको ये सवालों द्वारा उदाहरणों द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है इस चैप्टर का पूर्ण संख्याओं पर जो संक्रियाएं थी उसका थ्योरी वाला पार्ट ख़त्म हो गया है और अगले वीडियो में हम आप इस चैप्टर से विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं सभी को हल कराएंगे। और आप लोग मेरे चैनल हिंदी मीडियम एग्जाम गुरुजी को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। निश्चित तौर से बताता हूं आपको कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे, परीक्षा देने तक जितने भी वीडियो बनाऊंगा, आगे चल के मैं हिंदी विषय पे भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि हिंदी के भी प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इन वीडियो को लगातार देखते हैं, समझते हैं तो निश्चित तौर से आपका नवोदय की परीक्षा में सिलेक्शन होगा। आप निश्चित तौर से जान लीजिए नवोदय में आपके सिलेक्शन के बाद आपके लिए एक मार्ग प्रशस्त होता है, आपको एक नई दिशा मिलती है ऊंचाइयों को छूने की और आप पढ़ लिख कर कुछ अच्छे पदों पर जा सकते हैं। तो बच्चों निश्चित तौर से आप वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।